ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ और बातें। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज में यह चौथा वीडियो है और आज हम जिन टॉपिक्स को टच करते हुए निकलेंगे वो है संकेतों का विपाटन, संकेतों की तीव्रता और उनकी मल्टीप्लेट में उन संकेतों की तीव्रता के बारे में जानेंगे। हम संकेतों के क्षेत्रफल या एरिया के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कपलिंग कांस्टेंट या संयुग्मन स्थिरांक क्या होता है और हम एनएमआर जो स्पेक्ट्रम है उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं विभिन्न यौगिकों के लिए, वो हम जानेंगे और करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले जान लेते हैं संकेतों का विपाटन या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। जो संकेत होते हैं वो जब विपाटित होते हैं उनको हम मल्टीप्लेट कहते हैं, क्योंकि एक संकेत दो या दो से अधिक उप संकेतों में विपाटित हो जाता है। कारण जान लेते हैं स्प्लिटिंग का या विपाटन का। जब स्प्लिटिंग इसलिए होती है क्योंकि निकटवर्ती जो प्रोटॉन होता है उसके बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में कई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्वयं की हो जाती हैं और नेबरिंग प्रोटॉन्स के विभिन्न व्यवस्था के कारण जो प्रोटॉन जो संकेत दे रहा है वह विपाटित हो जाता है। किस प्रकार से होता है आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें हम देखेंगे। जो नेबरिंग कार्बन पर निकटवर्ती कार्बन पर जो प्रोटॉन्स हैं वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में जितने प्रकार से व्यवस्थित होंगे उतने ही उप संकेतों में उतने ही सिग्नल्स में एनएमआर जो संकेत है वो विपाटित हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है और मल्टीप्लेट देता है। जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं यानी निकटवर्ती प्रोटॉन है वो जो प्रोटॉन का अध्ययन हम कर रहे हैं उस प्रोटॉन के द्वारा महसूस किए जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कई प्रकार से बढ़ा सकता है, कई प्रकार से घटा सकता है। जितने प्रकार से वो बढ़ाएगा और घटाएगा उतने ही उपसंकेतों में प्रोटॉन का एनएमआर संकेत विपाटित हो जाएगा। कुल मिलाकर हम यहाँ कहना चाहेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स इन अ मल्टीप्लेट, जो एक मल्टीप्लेट में जितने उपसंकेत होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ स्पिन ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स। निकटवर्ती प्रोटॉन के स्पिन का कितनी प्रकार से व्यवस्था हो रही है बायोमैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर ही जितने व्यवस्था होगी उतने ही मल्टीप्लेट में सिग्नल्स होंगे। जो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं पीएमआर के लिए यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए, यानी 1H का एनएमआर में जो सिग्नल आते हैं उसमें मल्टीप्लेट की संख्या हम n+1 के द्वारा निकालते हैं। यह n का मान है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन नेबरिंग कार्बन, यानी निकटवर्ती कार्बन पर कितने हाइड्रोजन या निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या n अगर है तो मल्टीप्लेट में n+1 संकेत होंगे। एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझ सकते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल है CH2Cl CHBr2। इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अगर हम देखें तो दो प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, उन दो प्रकार के प्रोटॉन्स को हमने अलग अलग रंग से लिखा है। सबसे पहले हम जो है H जो रेड कलर का है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये जो रेड कलर का H है उसके निकटवर्ती कार्बन पर एक ग्रीन कलर का H है। तो ये रेड कलर के प्रोटॉन का एनएमआर संकेत इस ग्रीन कलर के हरे रंग के प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड की व्यवस्था पर निर्भर करेगा कि इसका संकेत कितनों में विपाटित होगा। बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अगर ये है तो हरे रंग का जो प्रोटॉन है एक बार पैरेलल और एक बार एंटी पैरेलल व्यवस्था में हो सकता है। हम जो लाल रंग का जो प्रोटॉन है उसके संकेत की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ग्रीन कलर का जो प्रोटॉन है दो में अरेंज होगा। यहाँ अगर उल्टी दिशा में अरेंज होता है तो शील्डिंग होगी यानी परिरक्षण होगा, और अगर सीधी दिशा में अरेंज इसी की सीधी में अरेंज होता है सेम डायरेक्शन में तो डी शील्डिंग, यानी ये जो लाल रंग का प्रोटॉन है इस व्यवस्था के कारण ज्यादा महसूस करेगा, यानी ये जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को। डी शील्डेड प्रोटॉन का जो संकेत है वो इस साइड आता है और शील्डेड प्रोटॉन का संकेत राइट हैंड साइड में दाईं हाथ की ओर आता है, जैसा कि हमने टीएमएस का शील्डेड प्रोटॉन का की दिशा देखी थी। इस डबलेट को हम इस प्रकार से भी या इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं।
देखिए, क्योंकि यहाँ पर नेबरिंग कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, हम इसके संकेत की बात कर रहे हैं, सिग्नल ऑफ रेड कलर का H। तो यहाँ जो निकटवर्ती प्रोटॉन है उसकी संख्या यानी n का मान है 1, और इस फॉर्मूले में अगर लगाते हैं तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूले से भी ये डबलेट यहाँ प्रदर्शित करता है। आप देखिए कि इन दोनों की जो व्यवस्था अनुपात है, ये 1:1 है, 50% चांस इसका, 50% चांस इसका। तो ये जो डबलेट के सिग्नल होंगे वो भी बराबर अनुपात के होंगे, 1:1 इनका स्ट्रेंथ होगी या ऊंचाई होगी। जो हरे रंग का प्रोटॉन है उसका जो संकेत है वो निकटवर्ती प्रोटॉन लाल रंग के प्रोटॉन के द्वारा प्रभावित होगा। लाल रंग का जो प्रोटॉन है वो उसकी संख्या 2 है, तो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में वो इस प्रकार से अरेंज हो सकता है, दोनों के दोनों पैरेलल, दोनों के दोनों एंटी पैरेलल, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल इस प्रकार से हो सकता है, जिसका जो टोटल वैल्यू है जितना प्लस उतना ही माइनस, तो टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ जो है वो शील्डिंग होगा क्योंकि बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की प्रभाव को वो घटा रहा है। यहाँ डी शील्डिंग होगा क्योंकि बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को ये बढ़ा रहा है। तो ये जो हरे रंग का जो प्रोटॉन है वह यहाँ इस अरेंजमेंट से डीशील्डेड हो जाएगा, यानी ये जो डीशील्डेड प्रोटॉन है वो यहाँ संकेत दिखाएगा। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है और इसके अरेंजमेंट 2 हैं, तो और इनके अरेंजमेंट एक-एक हैं। इसीलिए जो पीक की हाइट होगी, तीव्रता होगी, यहाँ दुगनी होगी जो कि बीच वाला है, और यहाँ उसकी आधी होगी जो कि ये और ये है। ये वाला जो संकेत आएगा वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, यानी ये जो विपरीत दिशा में है उनकी वजह से ये वाला संकेत आएगा। अब जो हरे रंग का H है उसके लिए जो निकटवर्ती प्रोटॉन या नेबरिंग प्रोटॉन है उसकी संख्या 2 है। तो यहाँ पर n+1 फॉर्मूले में 2 + 1 लगाएंगे, 3 आता है। तो चाहे आप इस प्रकार से निकालें, चाहे फॉर्मूले से निकालें, तो 3 ही संकेत इसके हरे रंग के प्रोटॉन के आएंगे। 3 में यह इसका NMR संकेत विपाटित हो जाएगा, यानी ट्रिपलेट ये देगा। और एक और बात आपको जाननी है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, ये लाल और हरे। 2 NMR संकेत आएंगे। लाल वाला जो संकेत होगा उसकी हाइट या उसका क्षेत्रफल डबल होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन्स दे रहे हैं, और हरे रंग का जो संकेत होगा उसका क्षेत्रफल उससे आधा, क्योंकि 1 प्रोटॉन इस संकेत को दे रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1,1 डाइक्लोरोइथेन का एग्जांपल देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है इसका, और इसको हमने, ये देखिए 3 प्रोटॉन एक प्रकार से, ये वाला प्रोटॉन अलग प्रकार का है। तो सबसे पहले इस प्रोटॉन का अध्ययन, इसके एनएमआर संकेत का अध्ययन कर लेते हैं। ये जो हरे रंग का जो प्रोटॉन है वह लाल रंग के 3 प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रदर्शित होगा। यह अगर बायोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा है तो ये 3 लाल प्रोटॉन, सबसे पहले हम हरे रंग के प्रोटॉन का सिग्नल पढ़ रहे हैं। तो ये जो 3 लाल प्रोटॉन कैसे प्रभावित करेंगे देख लीजिए। तीनों के तीनों पैरेलल, तीनों के तीनों एंटी पैरेलल, 2 पैरेलल और 1 एंटी पैरेलल, 2 एंटी पैरेलल, 1 पैरेलल की ये व्यवस्थाएं हैं। अगर पहला और दूसरा पैरेलल है, तीसरा एंटी पैरेलल है, तो पहला पैरेलल, दूसरा एंटी पैरेलल और तीसरा पैरेलल, इस प्रकार से अगर हम इन प्रोटॉन्स को, तीनों प्रोटॉन्स को अरेंज करें तो हम पाएंगे कि 2 पैरेलल, 1 एंटी पैरेलल की 3 व्यवस्थाएं, इसकी भी 3 व्यवस्थाएं, इसकी 1 और इसकी 1 होंगी। तो शील्डिंग जो करेगा, शील्डिंग यानी परिरक्षण, यानी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की के जो मात्रा को, तीव्रता को जो घटा रहा है, वो ये 2 अरेंजमेंट्स हैं। ये ये 3 है संभावनाएं, इसकी 1 है, और इसकी भी 3 है संभावना, इसकी 1 है। तो शील्डिंग की 2 और डी शील्डिंग की 2 व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये शील्डिंग इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा, वो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला संकेत। उसी तरह से ये वाला जो संकेत, इसकी वजह से जो संकेत होगा विपाटित, वो ये वाली पोजीशन होगी। इसकी वजह से जो होगी वो ये पोजीशन होगी, और इस जो डी शील्डिंग की वजह से ये वाली पोजीशन होगी। इन संकेतों को इस प्रकार से या इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। इनकी जो हाइट होगी ये भी 1:3:3:1 होगी। ये 1:3:3:1 ये अनुपात होगा इनके ऊंचाई का या तीव्रता का, क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, वो 1:3:3:1 की है। हम उसी मॉलिक्यूल के जो लाल रंग का प्रोटॉन है उसको पढ़ते हैं। लाल रंग का जो प्रोटॉन है वह इस हरे रंग के प्रोटॉन के द्वारा प्रभावित होगा। हरे रंग के मैग्नेटिक प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ एक ही प्रोटॉन है,
तो वो इन दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। यानी जो ये लाल रंग का प्रोटॉन है वह इन दो व्यवस्थाओं की वजह से दो अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा और डबलेट देगा। वैसे भी अगर आप n+1 वाले फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं, देखिए n+1 फॉर्मूला पीएमआर के लिए यूज हो रहा है, यानी प्रोटॉन के मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो लाल रंग का प्रोटॉन है उसके नेबर 1 है, n का वैल्यू 1 है, n+1 तो 2 होगा। और आप देख सकते हैं कि 2 में ही या डबलेट में ही जो लाल रंग के प्रोटॉन का संकेत है वो टूट रहा है। क्योंकि ये और ये इनकी संभावना बराबर है, 50-50 है, तो इन दोनों की जो हाइट होगी वो बराबर होगी। तो ये देखिए आप इसका स्पेक्ट्रम है ये। और आप देख सकते हैं CH3Cl2। तो ये जो CH प्रोटॉन्स CH प्रोटॉन है वो इससे प्रभावित होगा और क्वार्टेट देगा, वो ये रहा CH3 दे रहा है CH दे रहा है क्वार्टेट, और ये CH3 देगा डबलेट। डबलेट क्यों देगा? इसके निकट में जो प्रोटॉन की संख्या है 1, तो 1 प्लस 1 2। ये जो नीला हरा प्रोटॉन है इसके निकट में 3 प्रोटॉन है, 3 प्लस 1 4। तो इसका जो संकेत होगा वो 4 में विपाटित हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके स्पेक्ट्रम पाएंगे। स्प्लिटिंग हमेशा नहीं होती, कब एब्सेंट भी होती है, कभी-कभी नहीं भी होती है। तो कब होती है स्प्लिटिंग एब्सेंट? जब सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन का फॉर्मूला, दोनों जो प्रोटॉन्स हैं वो बराबर हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक दूसरे को प्रभावित स्प्लिट नहीं करेंगे, तो ये एक NMR संकेत देंगे जो विपाटित नहीं होगा। स्प्लिटिंग तब भी नहीं पाई जाएगी जब निकटवर्ती कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं होगा। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ ये जो तीन CH3 ग्रुप्स हैं और टोटल 9 हाइड्रोजन है इसके ऊपर। इन कार्बन के साथ वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये CH3 का संकेत बराबर इसके 9, ये जो 9 के 9 है वो एक सिंगलेट देंगे, क्योंकि तीनों के तीनों CH3 इक्विवेलेंट है। 9 के 9 जो प्रोटॉन है वो एक बराबर है और इनके निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो n का मान यहाँ 0 है। ये सारे के सारे एक सिंगलेट देंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर n इक्विवेलेंट प्रोटॉन निकटवर्ती कार्बन पर है तो NMR संकेत n+1 में PMR में विपाटित हो जाता है। यदि आसपास के जो प्रोटॉन्स हैं वो एक प्रकार के नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लेट निकाल सकते हैं। कैसे समझें? इस एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। देखिए ये जो CH2 प्रोटॉन है उसके इस साइड CH2Cl है, इस साइड CHBr2 है। CH2Cl और CHBr2 ये दो अलग-अलग तरह के हैलोजन होने की वजह से और प्रोटॉन्स की संख्या अलग-अलग होने की वजह से ये नेबर, इसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। तो उसका मतलब हमें n+1 और n'+1 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 हैं, ये इस लाल प्रोटॉन के लिए यहाँ निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या 2 है, तो 2 लगाया हमने 2+1। इसके लिए इस तरफ के निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या है 1, तो 1+1। तो 2+1 और 1+1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है। तो यानी ये जो लाल रंग का प्रोटॉन है वो सेक्सटेट देगा, इसका जो NMR होगा संकेत वो 6 भागों में विपाटित हो जाएगा, न कि 4 भागों में। क्योंकि कुल अगर आप देखें तो कुल निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या है 2 + 1 4, 4+1 2 + 1 3 और 3+1 4। तो 4 में ना विपाटित होकर ये 6 में विपाटित होगा, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग प्रकार के हैं। इंटेंसिटीज ऑफ पीक्स ऑफ ए मल्टीप्लेट, एक जो पीक मल्टीप्लेट का आता है, जैसे 3 4 या अधिक संकेतों में 2, इन संकेतों में जब कोई संकेत विपाटित हो जाता है तो उनकी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं? उनकी ऊंचाई पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। या फिर हम a+b⁴ करके हम इसको अगर खोलते हैं तो इसके जो गुणांक होते हैं कोफिशिएंट के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये नेबरिंग निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या 2 है तो a+b⁴ यानी a² + 2ab + b² का जो कोफिशिएंट होगा वो 1:2 + 1 होगा, उस हिसाब से इसको लिखा है। अगर आप इसको यूं नहीं याद करना चाहते तो 1 लिखिए, 1 के बाद आप
यहाँ 1 के इस साइड में 0 है, 0 + 1 1, यहाँ 1 + 0 1, फिर 1 और 1 को जोड़िए तो यहाँ इन दोनों के बीच में लिखिए 2, इस 1 के इधर 0 है तो 0 + 1 1, ये इस 1 के यहाँ 0 है, 0 + 1 1। अब ये कितने संख्या होगी? 3, यानी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तब मिलेगा जब नेबरिंग कार्बन जो है वो उसकी संख्या 2 है और उसकी तीव्रता होगी 1:2:1, यानी बीच वाला संकेत डबल होगा, साइड वाला संकेत उसके जो है हाफ होगा। ये हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी देखा है। क्वार्टेट जो होगा उसकी जो इंटेंसिटी होती है, यानी 4 में अगर कोई विभक्त हो गया है संकेत, तो आप चतुष्क में, तो आप देख सकते हैं उसके जो मल्टीप्लेट्स के पीक की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता, वो 1:3:1 3:1 होगी। और वो इसको पास्कल ट्रायंगल से आप कैसे निकाल सकते हैं? 1 + 2 3, 2 + 1 3, इनके बीच में 1 + 0 1 और 1 + 0 इसके 1, फिर ये 1 + 3 4, 3 + 3 इन दोनों के बीच में 6, 3 + 1 यहाँ पर 4, इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर पेंटेट है तो पेंटेट के जो पीक्स आएंगे उसकी जो तीव्रता होगी 1:4:6:1 होगी। क्वार्टेट की 1:3:3:1 होगी। इस तरह से आप पास्कल ट्रायंगल को लिख सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल के द्वारा आप पीएमआर में जो संकेत होते हैं मल्टीप्लेट्स के, उसके तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीक एरिया एंड पीक काउंटिंग, जो पीक एरिया होती है वह उसका मतलब है कि एरिया अंडर द पीक, पीक ने, उस संकेत ने कितनी जगह को, कितने क्षेत्रफल को घेरा है, उसको हम पीक एरिया कहते हैं। जो पीक एरिया है वह जो उस पीक को या उस संकेत को प्रदान करने वाले प्रोटॉन्स की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जितने ज्यादा प्रोटॉन की संख्या होगी, पीक की एरिया उतनी ही ज्यादा होगी। एनएमआर चार्ट में इस तरह से सिग्मोइड कर्व्स बने हुए हैं, सिग्मा के आकार के कर्व्स इस तरह से बने होते हैं। इनकी ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, पीक की एरिया उतनी ही मानी जाती है। पीक एरिया को हम इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन पर यूनिट इज इक्वल टू हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को डिवाइड, हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड किया हमने एक हाइड्रोजन जो यूनिट हाइट ऑफ द पीक, हाइड्रोजन पर वीक मतलब कितना हाइड्रोजन है, एक यूनिट पीक को कितना हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सम ऑफ ऑल द पीक हाइट्स से हम डिवाइड करते हैं, उससे हमें हाइड्रोजन पर यूनिट मिल जाता है। कैसे है ये वाली बात? मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन होंगे उसकी संख्या को ऊपर लिख देंगे। सम ऑफ ऑल पीक हाइट्स मतलब जितने भी पीक हाइट है उन सबको जोड़ लेंगे, जितनी इसकी है इसकी सबकी हाइट जोड़ के नीचे लिख देंगे, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन पर यूनिट, मतलब एक एक ऊंचाई के लिए, एक इकाई ऊंचाई के लिए कितने हाइड्रोजन हैं, वो इससे हमें इससे वैल्यू निकल आएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू पीक हाइट इनटू हाइड्रोजन पर यूनिट। तो यानी हाइड्रोजन पर यूनिट जैसे हमने इस प्रकार से निकाली, तो प्रोटॉन की संख्या हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीक हाइट है वो इस तरह से खानों में भी दी हुई होती है, या फिर सेंटीमीटर स्केल के द्वारा भी हम इसको नाप कर इसकी पीक हाइट को निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मिल जाएगा, और इस संकेत में कितने प्रोटॉन्स के द्वारा ये संकेत दिया जा रहा है, तो इस वैल्यू को निकालकर और फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पीक हाइट के साथ हाइड्रोजन पर यूनिट मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट जो है हमने पहले भी, इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था, मल्टीप्लेट के बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। और ये जो कपलिंग कांस्टेंट है वो बायोमैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसको साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में नापा जाता है। पीएमआर में इसकी वैल्यू 0 से 20 के बीच में होती है। यदि डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाई जे ग्रेटर देन 7 है, 7 से ज्यादा है, तो एनएमआर इजी होता है, और 7 या 7 से कम है तो एनएमआर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसकी व्याख्या करना या उससे नतीजा निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, एनएमआर के द्वारा जो है हम कितने प्रकार के हाइड्रोजन किसी यौगिक में है उसकी पहचान हम कर सकते हैं। और उस सिवाय केवल एक एनएमआर के द्वारा हम उस किसी भी मॉलिक्यूल को कंप्लीटली आमतौर पर व्याख्या उसकी संरचना की नहीं कर सकते हैं।
the value of J depends on number of covalent bonds separating the coupling hydrogens. जैसे दो हाइड्रोजन है वो आपस में युग्मित होते हैं और इस तरह से मल्टीप्लेट देते हैं। उन हाइड्रोजन्स के बीच में कितने सिग्मा बंध की दूरी है वह वैल्यू के जे के वैल्यू को निर्धारित करती है। यदि दो हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बंध की दूरी है तो उसको 2J, अगर 2 हाइड्रोजन के बीच में 3 सिग्मा बंध की दूरी है तो 3J, इस प्रकार से इनके वैल्यू को लिखा जाता है। दोनों किसी 2 तरह के हाइड्रोजन का जो अगर कपलिंग होता है आपस में तो उनके लिए J का वैल्यू सेम होगा। J का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। अब हम जानना चाहेंगे कि कुछ खास टिप्स जो एनएमआर स्पेक्ट्रम को हम को इंटरप्रेट कर सकें। तो देखिए जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसके द्वारा हम यौगिक में उपस्थित प्रोटॉन कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, कौन-कौन से क्रियात्मक समूह हैं हाइड्रोजन वाले, उसकी पहचान कर सकते हैं और उसके सहायता से हम यौगिक की संरचना को उसकी व्याख्या कर सकते हैं। डेल की वैल्यू जो है वो CH3 के लिए सबसे कम है, उससे ज्यादा CH2 के लिए है और सबसे ज्यादा CH प्रोटॉन्स के लिए है। जो CH हाइड्रोजन है उसके जो डेल की वैल्यू है वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के ऊपर। अगर sp2 संकरण है तो डेल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उससे कम sp की होगी, सबसे कम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की होगी। एरोमेटिक प्रोटॉन्स की जो डेल की वैल्यू है वो 6 से ज्यादा होती है और इसकी जो सही वैल्यू एरोमेटिक रिंग में कितने प्रकार के और कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स है प्रतिस्थापित है उसके ऊपर निर्भर करती है। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के डेल का मान काफी ज्यादा होता है और आमतौर पर 9 से ज्यादा होता है। OH NH2 CO OH प्रोटॉन के जो डेल का वैल्यू है वो तापमान, सांद्रता, विलायक और नेबरिंग जो ग्रुप्स है उसके ऊपर निर्भर करता है। आमतौर पर COOH ग्रुप का जो डेल का मान है वो 10 से ऊपर होता है। नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स इज इक्वल टू जितना एनएमआर संकेतों की संख्या होती है वह निर्भर करती है कितने विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स यौगिक में या मॉलिक्यूल में उपस्थित हैं। और जो पीक एरिया यानी संकेतों का जो क्षेत्रफल होता है वह उस संकेत को प्रदान करने वाले प्रोटॉन्स की संख्या के समानुपाती होता है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम्स में कि डेल की वैल्यू दी हुई है और पूछा है कि टॉ की वैल्यू क्या होगी उसी यौगिक के लिए। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू उन्होंने 7.27 दी है डेल्टा वैल्यू, तो टॉ स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी 10 माइनस डेल्टा करके निकालेंगे और इस प्रकार से ये जो है हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी इस फॉर्मूले को देखा था, इतनी आसानी से ये जो है रिजल्ट निकल सकता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि C4H9Br ये यौगिक है और ये एनएमआर में केवल एक सिंगलेट बताता है, तो बताइए यौगिक की संरचना कैसी है। देखिए फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है तो एक Br दिया हुआ है और ये पूरा कंपाउंड है तो उसका मतलब कार्बन और ब्रोमो के बीच में तो बॉन्ड होगा ही। तो हमने कार्बन और ब्रोमो के बीच में अगर बॉन्ड लगा दिया तो बाकी कितने कार्बन बचे, बाकी 3 कार्बन और 9 हाइड्रोजन बचे। तो 3 कार्बन और 9 हाइड्रोजन तभी हो सकते हैं जब तीनों जो कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप हो, तो इस तरह से ये संरचना हुई। अब आप देखें कि जो मिथाइल ग्रुप है उसके निकटवर्ती कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप उसके निकटवर्ती कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप उसका निकटवर्ती कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो संकेत विपाटित नहीं होंगे। ये तीनों CH3 एक समान होंगे और एक ही संकेत देंगे और सिंगलेट देंगे, विपाटित नहीं होगा, मल्टीप्लेट नहीं बनेगा क्योंकि निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो संरचना यही होगी। अब इन्होंने पूछा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एसिटिलिनिक प्रोटॉन एब्जॉर्ब अप फील्ड इन 1H NMR। जो एसिटिलिन का प्रोटॉन है वो अप फील्ड देता है, हाई फील्ड में देता है और जो इथिलीन का जो प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड में देता है। एसिटिलिनिक जो प्रोटॉन है वो अप फील्ड देता है क्योंकि वो डी शील्डेड है और इथिलीनिक प्रोटॉन डाउन फील्डेड देता है क्योंकि वो शील्डेड है और इथेनॉलिक प्रोटॉन डी शील्डेड है इसलिए वो डाउन फील्ड देता है। ये देखिए एसिटिलीन का जो प्रोटॉन है वो शील्डेड है इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो कम है यानी उस तरफ है जहां पर TMS का संकेत आता है। तो ये जो है शील्डेड प्रोटॉन है एसिटिलीन का और उसका डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है। ऐसे जो
इथिलीन है वो डाउनफील्ड है, यानी वो डी शील्डेड है, और उसका डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिखा दिया था और समझा भी दिया था। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बेंजीन फ्रॉम एसीटोन बाय एनएमआर स्पेक्ट्रम? तो बेंजीन और एसीटोन को एनएमआर स्पेक्ट्रम से आप कैसे अलग अलग करोगे, कैसे अलग पहचानोगे? देखिए, बेंजीन का जो प्रोटॉन होता है वो डी शील्डेड होता है एसीटोन के तुलना में, और बेंजीन का जो प्रोटॉन है उसका जो वैल्यू है 6.5 से ऊपर और 8 के ऊपर आना चाहिए, और बेंजीन के प्रोटॉन का वैल्यू डेल का 7.27 होता है। एसीटोन का जो एनएमआर सिग्नल है 2.5 दूसरी दिशा में आ रहा है, यानी उनके डेल वैल्यूज से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। जिसकी शील्डेड की तरफ आ रहा है वो है एसीटोन, जिसका डी शील्डेड की तरफ आ रहा है उसका वो है बेंजीन रिंग। हमें ये मॉलिक्यूल दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसके अलग अलग प्रोटॉन्स की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। तो आइए हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो CH3 प्रोटॉन है वो यहाँ पर इसके साथ में व्हाट विल बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोटॉन्स इन द गिवन मॉलिक्यूल? ये दोनों जो है ये CH3 प्रोटॉन, ये CH3 प्रोटॉन, ये CH3 प्रोटॉन, तीनों के तीनों इक्विवेलेंट है और एक सिग्नल प्रदान करेंगे। इनके निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तीनों सिंगलेट प्रदान करेंगे। ये CH2 है, और CH2 के साथ जो ये वाला हाइड्रोजन है, तो वो है उसमें 0 प्रोटॉन है, और इसके लिए N+1 का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कोई प्रोटॉन नहीं है, तो N+1 यानी 0+1 यानी सिंगलेट, तो ये भी सिंगलेट देगा। 2 प्रकार के संकेत देगा, एक CH3 इन CH3 प्रोटॉन्स का 9 प्रोटॉन का एक संकेत जो सिंगलेट आएगा, ये 2 प्रोटॉन का एक संकेत जो कि सिंगलेट आएगा। ये Br से जुड़ा हुआ है, ये डी शील्डेड होगा, और ये उतना वो ये डी शील्डेड नहीं होगा। Multiplicities of NMR signals of this compound ये पूछा है कि ये वाला हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, और अलग अलग जो प्रोटॉन्स है उनका मल्टीप्लिसिटी या उनके संकेत कितने में विपाटित होंगे। आइए हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को, और देखते हैं जो CH3 प्रोटॉन है उसके साथ C डबल बॉन्ड O है, यानी यहाँ पर ये जो CH3 प्रोटॉन है इसके निकटवर्ती कार्बन पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो ये जो है वह सिंगलेट देगा। ये एसिटाइल प्रोटॉन है जो 3 हाइड्रोजन मिलकर सिंगलेट देंगे। इसको देखें, अगर इस CH2 को मिथिलीन कार्बन को मिथिलीन जो प्रोटॉन है उसके इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस साइड में एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। N का मान यहाँ पर 1 है, N+1 यानी 1+1 2, यानी मिथाइन जो है वो मिथिलीन जो है वो डबलेट देगा। अब हम बात करते हैं इस मिथाइन प्रोटॉन की। मिथाइन प्रोटॉन के इधर 3 और इधर 3, यानी 6 इसके अंदर नेबरिंग, इस पर 6 नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं। 6 + 1 7, यानी ये हेप्टेट देगा, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट देगा। इन दोनों CH3 की बात करें, ये दोनों एक संकेत देगी क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, और इनके नेबरिंग कार्बन यानी CH पर एक हाइड्रोजन है। N का मान है, यानी निकटवर्ती हाइड्रोजन का मान है 1, और N+1 यानी 1+1 यानी 2, यानी ये जो ये जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं वो आपको डबलेट देंगे, यानी ये 6 के 6 प्रोटॉन्स मिलकर एक डबलेट प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और इसी के साथ एनएमआर का जो चैप्टर है मैं ओवर करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।